सिर्फ बुराई नहीं करना चाहता, मैं सुझाव भी देना चाहता हूं। मैं आने वाले अपने भाषण के भाग में 8-10 महत्वपूर्ण सुझाव भी सरकार के लिए लाया हूं। देश हित में, देश की अर्थव्यवस्था के हित में सुझाव देना चाहता हूं। पहला सुझाव, इंडेक्स मिनिमम वेजेस विद इन्फ्लेशन, यानी कि न्यूनतम मजदूरी आय को बढ़ती महंगाई के साथ जोड़िए। मैम, इन्फ्लेशन इरोड्स परचेजिंग पावर। इन्फ्लेशन वो महंगाई वो दीमक है जो आपकी परचेजिंग पावर, आपकी संपत्ति को खा जाती है। इसीलिए आज मैं कहना चाहता हूं कि जैसे बेल्जियम जैसे देशों ने ऑटोमेटिक इंडेक्सेशन ऑफ वेजेस लागू किया है, उसी प्रकार हमारे देश में भी मिनिमम वेजेस की ऑटोमेटिक इंडेक्सेशन होनी चाहिए। और यहां मैं बताना चाहूंगा कि मेरे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने, हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार ने देश में सबसे ज्यादा मिनिमम वेजेस दिल्ली में देने का काम किया। दूसरा मेरा महत्वपूर्ण सुझाव, रीवर्क द एग्रीकल्चरल प्राइसिंग फॉर्मूला, यानी कि जब किसान खुले बाजार में अपनी फसल बेचने जाता है मैम, तो वहां पर एक मिनिमम रिजर्व प्राइस होना चाहिए, यानी कि उस प्राइस के नीचे किसान की कमाई नहीं होगी, किसान को उस रेखा के नीचे का दाम नहीं मिलेगा। इससे प्राइस वोलेटिलिटी से किसान बचेगा, इकोनॉमिक सिक्योरिटी किसान को मिलेगी और प्रोडक्शन में कंटिन्यूटी रहेगी। मेरा तीसरा सुझाव, लीगल गारंटी टू एमएसपी इन अकॉर्डेंस विद स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट। स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट की बात सुनते सुनते कि हम लागू करेंगे, मेरे भी बाल पक गए हैं, लेकिन आज तक लागू नहीं हुआ। मैं अनुरोध करूंगा सरकार से कि उस लीगल गारंटी को देश के किसान को सौंपे। चौथा और बहुत महत्वपूर्ण, हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा, रिस्टोर इंडेक्सेशन ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। मैम, पूरे दुनिया में इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए, प्रमोट करने के लिए इंसेंटिवाइज किया जाता है। इस देश में इंडेक्सेशन हटाकर हम इन्वेस्टर क्लास को डिसइंसेंटिवाइज कर रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए। इंडेक्सेशन हटाना टैक्स लगाना नहीं है, इन्वेस्टर्स को पीनलाइज करने जैसा है। मैडम, मैं बताना चाहता हूं, इन्फ्लेशन रैवेजेस द वैल्यू ऑफ मनी। पैसे को खा जाता है इन्फ्लेशन, इसीलिए हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को इंडेक्स कर कैपिटल गेन टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं। और जो लोग खुश हैं आज कि कैपिटल गेन टैक्स को 20% से घटाकर 12.5 कर दिया है, उनके लिए मैं एक उदाहरण लाया हूं। इस उदाहरण के माध्यम से हम समझ जाएंगे कि कैसे इंडेक्सेशन हटाना इस देश के इन्वेस्टर को एक बहुत बड़ी उसकी जेब पे डाका डालने जैसा है। मैडम, फर्ज करिए कि 2001 में आपने 1 करोड़ रुपए का एक मकान खरीदा। वो मकान की दर 6% के हिसाब से बढ़ती गई उसकी वैल्यू, और आज वो मकान जो 1 करोड़ का आपने 2001 में खरीदा था, वो आज 4 करोड़ 17 लाख रुपए का हो गया। अब 2 सिनेरियो हैं, एक इंडेक्सेशन का सिनेरियो जिसमें आप बेचें उस पर टैक्स लगे, और एक नया सिनेरियो जिसमें आप उसे बेचेंगे तो नई रेट के अकॉर्डिंग उस पर टैक्स लगेगा। मैं पहले पुराने सिस्टम के हिसाब से, इंडेक्सेशन वाले सिस्टम के हिसाब से उस पर कितना टैक्स लगेगा वो आपको बताना चाहता हूं। आज वो मकान जो आपने वर्ष 2001 में 1 करोड़ का खरीदा था, वो आप 4 करोड़ 17 लाख रुपए का बेचती हैं, तो आपकी सेल प्राइस 4 करोड़ 17 लाख, लेकिन आपकी परचेज प्राइस, इन्फ्लेशन एडजस्टेड इंडेक्स्ड परचेज प्राइस 1 करोड़ नहीं, लगभग 3 करोड़ 60 लाख के आसपास आती है। यानी कि आपका सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस, जो प्रॉफिट ऑन सेल है, वो 54 लाख रुपए होता है। उस 54 लाख रुपए पर 20% के अकॉर्डिंग आप पे टैक्स लगता है, यानी कि इंडेक्सेशन वाले फॉर्मूले से आपको कुल टैक्स 10,80,000 रुपए देना पड़ता है। मैं राउंड ऑफ करके 11 लाख रुपए कहता हूं। लेकिन जो नई व्यवस्था है जिसमें इंडेक्सेशन आपसे छीन लिया गया है, उसमें सेल प्राइस 4 करोड़ 17 लाख, कॉस्ट प्राइस 1 करोड़, मुनाफा 3 करोड़ 17 लाख, उस पर 12.5% टैक्स, यानी कि टैक्स कुल मिलाकर आपका बनता है 39,62,000। यानी कि नई व्यवस्था में वही 1 करोड़ का मकान अगर आप बेचेंगे आज 4 करोड़ 17 लाख का, तो आपको लगभग 40 लाख रुपए टैक्स देना पड़ेगा, और पुरानी व्यवस्था में आपको मात्र 11 लाख रुपए टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि 40 माइनस 11 लगभग 29 लाख रुपए का एडिशनल टैक्स आपको देना पड़ेगा मात्र 1 करोड़ रुपए के प्लॉट की सेल पर। यह है इंडेक्सेशन का खेल। इसीलिए इंडेक्सेशन लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स के लिए अति आवश्यक है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि उसे ना हटाएं, और आज मैं इस सदन में भविष्यवाणी करता हूं, अगर आपने इंडेक्सेशन वापस लागू नहीं किया तो 3 चीजें होने जा रही हैं इस देश में। पहला, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट गिरने वाली है और लोग अपना ड्रीम होम कभी नहीं खरीद पाएंगे। दूसरा, अंडर वैल्यूएशन होगी प्रॉपर्टी डील्स की, सब लोग सर्कल रेट पे प्रॉपर्टी खरीदेंगे बेचेंगे, कोई असल कीमत नहीं बताएगा। और थर्ड थिंग जो इस देश में होने जा रही है, रियल एस्टेट सेक्टर में भारी तादाद में ब्लैक मनी आने जा रहा है अगर आपने ये इंडेक्सेशन का फैसला वापस नहीं लिया।
मेरा पांचवा सुझाव सरकार को, फाइनेंशियल सेविंग्स को इंसेंटिवाइज करिए। डेट में, इक्विटी में, म्यूचुअल फंड्स में, बैंक डिपॉजिट्स में, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स, और खास करके जो 24 से 36 महीने से अधिक लोग अपनी इन्वेस्टमेंट रखते हैं उन्हें इंसेंटिवाइज करिए, टैक्स मत करिए, पेनलाइज मत करिए। और मैं कहूंगा आने वाले समय में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स अबॉलिश करने के लिए भी सोचना चाहिए, ना कि उसे सिर्फ कम करना चाहिए। छठा मेरा सुझाव, रिव्यू, रिवाइज एंड सिंप्लीफाई जीएसटी। जीएसटी जिसे गहरा संकट टैक्स या गब्बर सिंह टैक्स के नाम से आज देशवासी जानते हैं, रोटी हो, कपड़ा हो, मकान हो, हर चीज पे जीएसटी लगा लगा कर हमने इस देश के इन्फ्लेशन पर भी जीएसटी लगा दिया, सारी चीजें महंगी हो गई। मेरा सुझाव है सरकार से कि इस जीएसटी के पूरे फ्रेमवर्क को कॉम्प्रिहेंसिवली स्टडी कर रिवाइज करिए। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स में जीएसटी कम करिए ताकि हम ग्लोबली कंपेटिटिव बन सकें। एसएमई सेक्टर जो नौकरियां देता है, छोटे उद्योग हैं, उसमें जीएसटी कम करिए। और एसेंशियल कमोडिटीज, दूध, दही, चावल, रोटी, चावल, आटा, उस पर कम से कम जीएसटी विड्रॉ करिए। मेरा सातवां मेरा सुझाव, गिव मोर टू स्टेट्स। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। स्टेट्स की जेब में थोड़ा पैसा डालिए। कोलिशन पॉलिटिक्स के कंपल्शन हम समझते हैं कि आपको बिहार को, आंध्र प्रदेश को ज्यादा पैसा देना था, लेकिन उन राज्यों ने जिन्होंने आपको भरपूर वोट दिया, गुजरात ने, दिल्ली ने, मध्य प्रदेश ने, उड़ीसा ने, झारखंड ने, छत्तीसगढ़ ने, जिन लोगों ने अपने राज्यों की लगभग सारी सीटें आपकी झोली में डाल दी, उनसे क्या गलती हुई? उन राज्यों को आपने दिया एक एक झुंझुना और बाकी 2 राज्यों को पे सब कुछ लौटा दिया। तो ये डिस्क्रिमिनेटरी फेडरलिज्म नहीं होना चाहिए, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होना चाहिए। ये गुहार में लगाना चाहूंगा। और इस सरकार को एक बुरी आदत है सेस और सरचार्ज लगाकर पैसा वसूलने की। सेस और सरचार्ज वो टैक्स है सरकार का जिसे उन्हें राज्यों के साथ बांटना नहीं पड़ता, वो डिविजिबल पूल में नहीं जाता। इसीलिए सरकार सेस और सरचार्ज लगा लगाकर आम आदमी से पैसा वसूलती है। मैडम, अगर केंद्र सरकार 100 रुपए कमाती है तो उसमें से 18 रुपए सेस और सरचार्ज के जरिए कमाती है, यानी कि मात्र 82 रुपए, 100 में से 18 हटा दीजिए, 82 रुपए डिविजिबल पूल में जाता है जो राज्यों में बांटा जाता है। 18 रुपए सीधा सरकार की जेब में जाता है। मैं अनुरोध करूंगा कि सेस और सरचार्ज की या तो इस प्रथा को बंद करें या वो भी डिविजिबल पूल में डालकर स्टेट्स के साथ बांटे। मेरा 8वां सुझाव, जीएसटी कॉम्पनसेशन जो राज्यों के लिए बंद कर दिया गया है उसे कम से कम 5 साल और दीजिए। कई ऐसे राज्य हैं, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, पंजाब है, गुजरात है, जिनकी अर्थव्यवस्था आज जीएसटी कॉम्पनसेशन के पैरों पे खड़ी हुई है, जो आज हमारे बजट का 10 से 15% हिस्सा इनकम का जीएसटी कॉम्पनसेशन से आता है। मैं अनुरोध करना चाहूंगा सरकार से कम 5 साल और जीएसटी कॉम्पनसेशन देकर इन राज्य सरकारों की मदद की जाए। और अंत में बस मैं यही अपनी बात बोलकर खत्म करूंगा मैडम, कि इस बजट ने टैक्स बढ़ा बढ़ाकर इस देश के आम आदमी के खून चूसने का काम किया। मैं अनुरोध करूंगा कि डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो, इस पूरी व्यवस्था पे एक बार फिर से गौर फरमाया जाए। जो मैंने शुरुआत में कहा था उसे दोहराऊंगा, हम 10 रुपए अगर कमाते हैं तो उस पे 3-3.5 रुपए इनकम टैक्स लगता है, उस पे 2 से 2.5 रुपए जीएसटी खा जाता है, 1.5 रुपए का कैपिटल गेन टैक्स लगता है, आधे पैसे का सरचार्ज और सेस लगता है, यानी कि 10 रुपए में से 6 से 7 रुपए सरकार की जेब में चले जाते हैं। यानी कि अगर आप साल में 10 रुपए कमा रहे हैं तो 7 से 8 महीने की जो आपकी कमाई है वो सरकार ले जाती है, मात्र 3-4 महीने की कमाई आपकी जेब में आती है और उस पर भी अन्य प्रकार के टैक्स लगते हैं। और उसके बदले में हमें कोई सुविधाएं नहीं मिलती है, ना ट्रांसपोर्ट, ना हेल्थ केयर, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई ऐसे जैसे और बड़े बड़े विकसित देशों में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, यूरोपियन कंट्रीज में जो हाई टैक्स रिजीम्स मानी जाती हैं उनमें नागरिकों को सुविधा दी जाती है, लेकिन उसके बदले में दिल्ली में, हिंदुस्तान में, देश भर में कोई ऐसी सुविधा केंद्र सरकार नहीं देती है। इसीलिए यह कहा जाता है दैट वी इम्पोज टैक्सेस लाइक द यूरोपियंस डू टू गेट सर्विसेज लाइक सब सहारन कंट्रीज। मैं अनुरोध करूंगा सरकार से कि इस टैक्स फ्रेमवर्क को डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो उसका भी एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू करें। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। माननीय